देखिए, अनैतिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार को गिरा के एक दूसरी सरकार बनाई गई है। ये देश की चुनावी व्यवस्था के लिए और देश के उन मूल्यों के लिए जिस पे देश आज़ाद हुआ, उसके लिए ठीक नहीं है। हमारी तरफ से नई सरकार को शुभकामनाएं कि वे महाराष्ट्र की जनता के हित में काम करें। दूसरा मुद्दा जो है कि आप लोगों ने आज यहाँ पे दिल्ली विधानसभा में सैलरी हाइक का जो एक तरह से प्रस्ताव का बिल था वो पास हो गया और अब उसे केंद्र को भेजा जाएगा फिर से। लेकिन जो आपने भी बात कही कि अब तक जो सैलरी रही काफ़ी वो जो मिनिमम वेज होता है उससे भी कम रही, तो अब जो केंद्र सरकार ने नए प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी दी, आपको लगता है पर्याप्त है? देखिए, 2015 से ये मामला दिल्ली विधानसभा और केंद्र सरकार के बीच में चल रहा है, जिसमें विधायकों की सैलरी को 12,000 से बढ़ा के अब फाइनली जो है 30,000 किया गया है और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर अपनी रजामंदी दी है पहले। तो अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और मुझे लगता है कि पहले बहुत सारे जगहों पे एक गलत खबर जो है वो है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी जो है वो 2,10,000 है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं उन लोगों को भी चाहूँगा कि वो अपने यहाँ जो वेबसाइट्स वगैरह पे जो है इसको भी दुरुस्त करें कि अगर ये सैलरी बढ़ती है तो ये बढ़ के जो है 12,000 से बढ़ के 30,000 हो जाएगी। और अगर सारे भत्ते मिला लें, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कम्युनिकेशन अलाउंस और जो भत्ते और खर्चे जो विधानसभा के अंदर विधायक करते हैं उसको मिला लें, तो वो 53,000 से बढ़ के अब 90,000 हो जाएगी। लेकिन ये जो बात कही जा रही थी और कई लोगों ने, बीजेपी सदस्यों ने भी ये बात उठाई कि कई अन्य मुद्दे जो हैं, जैसे गाड़ी अगर खरीदते हैं तो उसका आपको 11% इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो विधायकों के लिए जो गाड़ी लेने की प्रक्रिया है उसमें इंटरेस्ट फ्री किया जाए उसे, या जो कंप्यूटराइज जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का होता है उसको अब तक 1,500 रुपये जो नए संशोधन के हिसाब से मिलता है, तो इन सब में भी संशोधन होना चाहिए। देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी ने भी इस बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि विधायक करोड़ों रुपए के काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराए, ईमानदारी से कराए और वो अपना घर 12,000 रुपये में चलाए, तो ये संभव नहीं है। ऐसे हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक विधायक को एक तो आप ऐसी सैलरी दें कि वो इज्जत से अपना घर चला सके, डिग्निटी से रह सके। दूसरा, आप कंपनी के लिए सीईओ हायर करते हैं तो अच्छी क्वालिफिकेशन का एक टैलेंटेड आदमी हायर करते हैं, उसको आप तनख्वाह देते हैं। जितनी भी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, आप किसी का भी उदाहरण लें, वो कंपनी बड़ी इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे सैलरीज जो हैं सबसे अच्छी सैलरीज हैं। हमें मानते हैं कि कॉरपोरेट के मुकाबले सैलरी तो नहीं दी जा सकती, मगर अच्छी सुविधाएं और एक इज्जत के लायक जो है वो सैलरी दी जानी चाहिए। डेटा ऑपरेटर्स की ज़रूरत अब ज़्यादा दिल्ली में पड़ती है क्योंकि ज़्यादातर सरकार के काम ऑनलाइन हो गए हैं, जिसके लिए स्कैनिंग करके फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। विधायकों के कार्यालय में सैकड़ों लोग इन कामों के लिए आते हैं, तो डेटा ऑपरेटर्स जो हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं, उसकी संख्या 4 करने की बात भी जो है आम आदमी पार्टी और भाजपा के विधायक दोनों ने की है और हमें उम्मीद है कि ये होगा। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे रोड शो किया था। इसी दौरान वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान है, सिंगरौली में वो भी थे और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिटिक्स से टेररिज्म बढ़ रहा है और हम इसे बुलडोज करेंगे, इसे हम कुछ लेंगे, हम इसे खत्म करेंगे। देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि अब 8 साल हो गए भाजपा की केंद्र सरकार को, और अगर अभी भी टेररिज्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब केंद्र सरकार फेल हो गई है। अगर आज भी कश्मीर के अंदर भारतीयों की हत्या हो रही है, इसका मतलब तो टेररिज्म फेल हो गया है। शिवराज सिंह चौहान को जनता ने मैंडेट नहीं दिया था, जनता ने उनको चुनाव में हरा कर भेजा था। वे गड़बड़ी कर कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर सरकार बना पाए हैं और मुझे लगता है कि क्योंकि वो इस तरीके से बैसाखी की एक सरकार पे चल रहे हैं, तो उनके मन में डर है कि जनता उन्हें चाहती नहीं है, वे ज़बरदस्ती मैंडेट लेके बैठे हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार या अरविंद केजरीवाल की पार्टी के काम लोगों को भाएंगे
तो वहाँ पे भाजपा की सरकार के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा में एक दूसरे मुद्दे पर चर्चा है जो मानसून के दौरान एमसीडी के नालों में जल भराव को लेकर है और एक तरह से मांग भी हुई कि जो वहाँ के अधिकारी है उन्हें अब जवाबदेह बनाया जाए क्योंकि चुनी सरकार तो एमसीडी में अब रही नहीं। देखिए अब ये समस्या आ रही है कि एमसीडी के अंदर काम नहीं हो रहे। मैं अपनी ग्रेटर कैलाश विधानसभा का एग्जाम्पल बताऊं तो ऐसे कई जगह के वीडियो मैंने अपने यहाँ डाले हैं जिसके अंदर बड़े बड़े पॉइंट्स जहाँ पे हमारे यहाँ पानी भरता था वहाँ पे पीडब्ल्यूडी ने तो अपने नाले साफ कर दिए मगर एमसीडी ने अपने नाले साफ नहीं किए, जिस कारण जो है वहाँ पे जल भराव हो रहा है। और हमें नहीं मालूम कि एमसीडी का माई बाप अब कौन है, किसको कहेंगे तो वहाँ पे काम होंगे। तो एमसीडी के अंदर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। हमारे किराड़ी के विधायक भी बता रहे थे कि एमसीडी के नालों की सफाई भी उनको इरिगेशन फ्लड से करानी पड़ रही है। तो ये समस्या जो है ये एमसीडी में देखने में आ रही है कि इस बार कॉलोनीज़ के अंदर के जितने भी इंटरनल ड्रेन्स हैं वहाँ पे कोई नालों की सफाई नहीं हुई क्योंकि एमसीडी ने कुछ जो है डिसिल्टिंग के लिए इस बार नहीं किया है। सर्विसेज का एक मुद्दा भी विधानसभा में आ रहा है, उस पर चर्चा होने वाली है, क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन ऐसे डिपार्टमेंट है जिसको हमेशा से सैक्रोसैंक्ट माना जाता है। मतलब ये किसी भी देश, समाज, राज्य की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और देखा जा रहा है कि इन डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब करने के लिए केंद्र सरकार लगातार यहाँ पे ट्रांसफ़र करती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो पिछले 4 साल में मतलब जून 2018 से जून 2022 तक में 9 बार बदले जा चुके हैं। आप सोचिए 9 बार किसी डिपार्टमेंट का हेड 4 साल में बदला जा चुका है। अगर डायरेक्टर की बात करें हायर एजुकेशन के अंदर तो पिछले 4 साल में 7 बार डायरेक्टर बदले जा चुके हैं। इसी तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टर पिछले 4 साल में 7 बार बदले जा चुके हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 5 बार बदले जा चुके हैं। कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे आदमी अगर आता है, अफसर आता है, तो कम से कम उसको 6 महीने तो ये जानने में लग जाते हैं कि उस डिपार्टमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसको ये काम कैसे कराना है, उसका आगे विजन क्या है, कैसे इस काम को आगे बढ़ाना है। और इतने दिनों के अंदर केंद्र सरकार यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बदल देती है। हमारा ये मानना है कि जानबूझ के ताश के पत्तों की तरह जो ये फेंटना है अफसरों को, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दिल्ली के अंदर एजुकेशन सेक्टर जो है उसको हाशिए पे रखा जाए और दिल्ली सरकार की एजुकेशन की जितनी भी अभी तक जो वाहवाही हुई है उसको किसी तरह से रोका जाए। अभी जब नयल जी ने एक पदभार ग्रहण किया उसके कुछ दिन बाद उन्होंने करीब 40 अधिकारियों के एक साथ ट्रांसफर किए, तब भी सवाल उठे थे। आपको लगता है कि ये जो सवाल है कहीं ना कहीं देखिए ये बड़ी हैरानी की बात है। मकसद ये है कि सर्विसेज को दिल्ली सरकार के अधीन एलजी साहब ने जैसे आलू गोभी होती है ना, इस तरह से अफसरों के ट्रांसफ़र करे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब के डिप्टी सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र कर दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र कर दिया, बड़े बड़े अफसर जो बड़े अच्छे काम कर रहे थे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उनका ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये काफ़ी हैरानी की बात है कि एलजी साहब बिना चुनी हुई सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए अपनी मर्जी से जो है इस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण भी है। चलो भाई तुम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।